प्रिय बच्चों, इसके पूर्व में हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा जाना। आज हम प्रकृति में जितने पदार्थ पाए जाते हैं और उन सभी पदार्थों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है। सामान्य तौर पर जब भी हम चुंबक की बात करते हैं तो हमारे सामने केवल लोहा दिखता है। चुंबक बनाते हैं तो कौन से पदार्थ का बनाते हैं? लोहे का बनाते हैं, है ना। तो केवल लोहा के बारे में जानते हैं। इसके अलावा और भी पदार्थ हैं चुंबकीय पदार्थ, खासतौर से कोबाल्ट, याद रखिएगा। लोहा के साथ में कोबाल्ट और निकिल, है ना। निकिल के भी चुंबक बनाते हैं, कोबाल्ट के चुंबक बनाते हैं, नर्म लोहे का भी चुंबक बनाया जाता है। लेकिन प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वे सारे के सारे पदार्थ किसी न किसी रूप में अपने चुंबकीय व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं और उन चुंबकीय व्यवहार के आधार पर हम लोगों ने सभी पदार्थों को, प्रकृति में पाए जाने वाले सारे पदार्थों को उनके गुण के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर विभिन्न भागों में हमने बांट दिया है। ठीक है। तो व्यवहार के आधार पर हमने जो बांटा है वो 3 प्रकार के पदार्थ हमने बांटे हैं। एक तो अनुचुंबकीय पदार्थ, दूसरा जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहले तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, बीच में प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लें। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन के रूप में हम अपनी बात रखते हैं। परिभाषा। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिए, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षण चुंबकत्व दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनु मतलब की दिशा में, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रति मतलब एंटी, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। ये हुआ प्रतिचुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, नाम से स्पष्ट है, लोह चुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबकत्व को दर्शाते हैं। ठीक है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व के गुण को दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये दो तीनों की डेफिनेशन हुई। अब हम इन पदार्थों के गुणों के बारे में थोड़ी चर्चा करें। सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में देखते हैं। पहला गुण तो यही हुआ जो मैंने डेफिनेशन में बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षण चुंबकत्व दर्शाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण क्या बना? ये भी इसका पहला गुण बना। पहला गुण के स्थान पर आप उसकी सिंपली परिभाषा चाहें तो आप लिख सकते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ का भी एक अंतर जो आपने डेफिनेशन दिया उसके आधार पर ही चर्चा कर सकते हैं, है ना। क्या कि लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व को दर्शाते हैं। ये तो बात हो गई लोह चुंबकीय पदार्थ की। ये तो एक पहला अंतर समझ में आया। दूसरा अंतर जो है वो आप ध्यान रखिए। यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिए, अनुचुंबकीय पदार्थ को कहां लटकाएं? प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएं, तो क्या हो जाता है? ये प्रबल क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र के
समानांतर स्थिर हो जाते हैं। प्रबल क्षेत्र में लटकाने पर, प्रबल क्षेत्र में लटकाने पर क्षेत्र की दिशा के समानांतर क्या हो जाता है, ये समंजित हो जाते हैं, क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को प्रबल क्षेत्र में लटकाएंगे तो ये क्षेत्र के लंबवत स्थिर हो जाते हैं, क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ को क्षेत्र में लटकाएंगे तो ये भी अनुचुंबकीय का गुण और लोह चुंबकीय का गुण लगभग एक जैसा, लगभग एक जैसा। अनुचुंबकीय क्षेत्र को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में लटकाए थे, क्षेत्र के समानांतर सेट हो गया था। लोह चुंबकीय पदार्थ को भी हम बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो यह भी क्षेत्र के समानांतर जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ की तीसरी प्रॉपर्टी। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनकी जो चुंबकशीलता होती है ये एक से थोड़ी अधिक होती है। चुंबकशीलता कैसी होती है, एक से थोड़ी अधिक होती है। इनकी चुंबकशीलता एक से कम होती है, थोड़ी कम होती है, एक से थोड़ी कम होती है। और जैसा कि लोह के लिए बताया था, एक से अधिक तो होती है लेकिन थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। लोह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होगी वह कैसी होगी, एक से बहुत अधिक होगी। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में। अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वह, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ये कम तो होती है किंतु धनात्मक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक के साथ में कम तो होती है लेकिन धनात्मक भी होती है। लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ये धनात्मक नहीं होती, ये ऋणात्मक होगी। बिल्कुल याद रखने के हिसाब से ऋणात्मक के साथ में ये क्या होगी, कम। ये कम किंतु धनात्मक, लेकिन इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम किंतु ऋणात्मक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक होने के साथ साथ वह धनात्मक भी होती है। ठीक है, तो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और इसके साथ साथ वह धनात्मक भी होती है। इसके अलावा जो पांचवी प्रॉपर्टी है, पांचवा अंतर है, अनुचुंबकीय पदार्थ से आप स्थायी चुंबक बना सकते हैं क्या? अनुचुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। राइट? लोह चुंबकीय पदार्थ से भी नहीं बना सकते। सॉरी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ से भी हम स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ से जितने भी चुंबक आप बनाते हैं आपने देखा होगा, है ना, वो सब लोहे के बनाए जाते हैं, तो स्थायी चुंबक बना सकते हैं। कम से कम 5 प्रॉपर्टी आपको पता रहना चाहिए, लिखने के तो बहुत सारे हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये क्यूरी
क्यूरी नियम क्या है, इसके पहले हमने पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व के पीरियड्स में हम लोगों ने देख चुके हैं। क्यूरी नियम में नहीं, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है इस प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि परम ताप की क्या होती है, ये क्रमानुपाती होती है। ये है क्यूरी नियम और उसका ये पालन करता है। कौन पालन करता है? अनुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ ये पालन करते हैं। ठीक है, ये छठवां गुण भी आप याद रख सकते हो। अनुचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन करेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्यूरी नियम का पालन नहीं करेंगे, और लोह चुंबकीय पदार्थ ये क्यूरी नियम का पालन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ का एक पाउडर बनाएं और उस पाउडर को कुछ इस तरह से, जैसे ये एक N क्षेत्र है, ये S क्षेत्र है ना, एक चुंबक रहा होगा यहाँ पर NS, वैसे ही NS, और यहाँ एक पोर्सलेन की प्याली में हम पाउडर को भर देंगे। ठीक है, तो उस पाउडर को हम देखते हैं, वो पाउडर जो है चलने लगता है, और पाउडर चलता है कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर। जो पाउडर चलता है कैसे चलता है? कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से। ये पाउडर अनुचुंबकीय पदार्थ का पाउडर। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को, अनुचुंबकीय पदार्थ के पाउडर को यदि हम क्या करें, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तो वो कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर चलने लगता है। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, असमान क्षेत्र में रखे जाने पर ये किधर से किधर की ओर चलता है? कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर, अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलने लगता है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बिल्कुल इसका उल्टा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये किधर से किधर की ओर चलता है? अधिक से कम तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर चलने लगता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ बिल्कुल अनुचुंबकीय पदार्थ के जैसे ही, अनुचुंबकीय पदार्थ के जैसे ही कम से अधिक तीव्रता के क्षेत्र की ओर चलने लगे। सबको समझ में आ गया? इस तरीके से हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो प्रॉपर्टीज है, एक प्रॉपर्टी और भी है, कहीं देख लें। अगली प्रॉपर्टी है, यदि हम एक यू नली ले लें और यू नली में अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल भर दें। हमने घोल भर दिया और इस जो दो भाग हैं उसमें उसको हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव खंडों के बीच में रख दिया। तो जब जैसे ही हम इसको ध्रुव खंडों के बीच में रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला जो भाग है जो कि ध्रुव खंडों के बीच में है, ये वाला भाग कुछ ऐसे ऊपर उठ जाता है। पहले यहां तक भरा हुआ था विलियन, अभी जो विलियन जो है ऊपर उठ जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है। और इधर वाला जो विलियन है वो उसका तल जो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है, ऐसे। ठीक है, ये ऐसा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। कह सकते हैं कि जब अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल बनाकर उसे हम कहां रख देते हैं? यू नली में भर देते हैं और उसके किसी एक भाग को ध्रुव खंडों के बीच रखते हैं, तो उस भाग में विलियन का जो तल है वो क्या हो जाता है? ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल बनाकर यू नली में भरेंगे तो ये वाला जो तल है जो पहले ऊपर उठा था, अब वो कहां जाता है? नीचे। वो कहां जाता है? नीचे। और ये वाला जो तल है, अपोजिट भाग वाला जो तल है, वो कहां चला जाता है? ऊपर। ऐसा किसके लिए है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए है। ठीक है, और लोह चुंबकीय पदार्थ का विलियन बनाने में तो बहुत तकलीफ है। यदि बनाएंगे तो बिल्कुल अनुचुंबकीय पदार्थ की जैसे ही क्या करेगा? व्यवहार करेगा। और मैं तो कहता हूं कि बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ जाएगा, क्रीपिंग होने लगेगी। क्रीपिंग मतलब ऊपर से
क्रिपिंग मतलब विलयन ऊपर से चढ़ के दीवार के सहारे क्या होने लगेगा, बाहर की तरफ गिरने लगेगा। ठीक है, ये तो हुई बेसिक प्रॉपर्टीज अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और लोहचुंबकी पदार्थ के बारे में। चलिए अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम जानेंगे कि जो व्यवहार आप लोगों ने देखे, ध्यान रखें अनुचुंबकी पदार्थ से आप क्वेश्चन आता है, अनुचुंबकी पदार्थ से आप क्या समझते हो, उसके विभिन्न गुणों को लिखिए। तो यहीं से आप चुरा करके क्या कर सकते हैं, उनके गुणों को लिख सकते हैं। प्रतिचुंबकी पदार्थ किसे कहते हैं, उनके गुणों को लिखिए, या कोई 5 अंतर लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अनुचुंबकी पदार्थ, प्रतिचुंबकी पदार्थ और लोहचुंबकी पदार्थ में क्या अंतर है लिखिए। तो मैंने आपको 8-9 अंतर आप लोगों को बताए हैं, कम से कम 5 अंतर जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। ये जो व्यवहार आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के व्यवहार देखे, अनुचुंबकी पदार्थ, प्रतिचुंबकी पदार्थों का जो व्यवहार आपने देखा वो डिफरेंट देखा। तो ऐसा क्यों, इस क्यों का हम जवाब चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम अनुचुंबकी पदार्थ के बारे में देखें। इसको आप चाहें तो परमाणुविक मॉडल के आधार पर जान सकते हैं। पदार्थों के चुंबकीय गुण के संबंध में परमाणुविक मॉडल, परमाणुविक मॉडल है ना। चलिए अब हम परमाणु के बारे में जाने, है ना। परमाणु के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, परमाणु के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ कण से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में एक धनावेशित भाग नाभिक होता है ना, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से पूर्णतः कसे होते हैं तथा बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हमने कहा बद्ध इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों को हमने कहा बद्ध इलेक्ट्रॉन, और आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम लोग कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम परमाणु से अलग कर सकते हैं। तो ये तो एक परमाणु के बारे में चर्चा हुई, और अब हम क्या कर रहे हैं, इन परमाणुओं से हमने क्या बनाया, पदार्थ बनाया। ठीक है, तो उन पदार्थों का जो व्यवहार है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोहचुंबकीय, ये व्यवहार जो है पूरा का पूरा इन इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। चलिए एक एक करके हम सभी पदार्थों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कम ऑन, सबसे पहले हम बात करें अनुचुंबकीय की। अनुचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया कि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। ठीक, ओके। तो क्षण चुंबकत्व क्यों धारण करते हैं, उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है, वो ये है कि ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कैसी होती है, विषम। ये विषम का क्या मतलब है, विषम का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, अयुग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। बहुत से इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अयुग्मित अवस्था में होंगे। चलो इनको बाद में देखें। राइट, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में हम लोग देख रहे थे। ये अयुग्मित की मीनिंग आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि एक परमाणु है ऑक्सीजन, है ना, ये ऑक्सीजन का परमाणु है। ये जो ऑक्सीजन का परमाणु है ये अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा कि लोहचुंबकीय होगा, आओ इस बात का पता लगाएं। तो ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में उसके एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी कक्षा में वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, px, py, pz। टोटल परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, राइट। पहली कक्षा में कितने चले गए? 2। कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये है 1s कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में, यह है दूसरी कक्षा, है ना, n = 1। दूसरी कक्षा n = 2। ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग ये 1s है, ये कौन सा भाग कहलाएगा? ये भाग कहलाएगा 2s। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका चक्रण परस्पर अपोजिट होगा, राइट। अब हम देखते हैं 2p, ये वाला जो भाग है 2p, है ना, 2s और 2p। 2p में कितने भाग होंगे? 3 भाग होंगे। पहला भाग px, py, pz, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन समा गए, समायोजित हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, अगले 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा के एस कक्षक में। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4। बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। 4 इलेक्ट्रॉन में से पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? px में। 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? py में। 7वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? pz में। और 8वां इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर से px। और इस प्रकार से 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन परमाणु के 8 के 8 इलेक्ट्रॉन समायोजित हो चुके हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे बाउंडेड हैं। हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन को देखो, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है? परस्पर अपोजिट है। परस्पर अपोजिट है तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वह कैसा होगा? परस्पर विपरीत दिशा में होगा। आपको मालूम है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है, प्रत्येक वृत्तीय कक्षा में गति करता हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय धारा लूप के जैसा काम करता है, जिसका एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण, दोनों के चक्रण चूंकि परस्पर अपोजिट हैं, तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा वह कितना होगा? 0। तो जितने युग्म वाले जो पार्ट है, हर युग्म का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना होगा? 0। इस युग्म का भी चुंबकीय आघूर्ण 0, इस युग्म का चुंबकीय आघूर्ण 0, इस युग्म का चुंबकीय आघूर्ण 0। ओके, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को देखिए, क्या इनके कारण से चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा? जवाब मिला नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, py कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, pz कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, वो उनका जो चक्रण का जो डायरेक्शन है वो कैसा है? सेम है, एक ही दिशा में है। और एक ही दिशा में है, इसलिए उनके कारण से जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 नहीं होंगे, बल्कि दोनों के दोनों जो चुंबकीय आघूर्ण है, 7वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन, आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन है। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यहां पर सम और विषम की मीनिंग किससे है? ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन में मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई? सम। मैंने यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम। तो विषम का मतलब यहाँ किससे है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से। ध्यान रखें, नहीं तो बोले 8 है मतलब सम, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित अवस्था में है, अनपेयर्ड अवस्था में है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? विषम। और यदि पेयर्ड होते तो उसे हम लोग कहते हैं सम। तो इलेक्ट्रॉन विषम है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अयुग्मित अवस्था में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो एक ऑक्सीजन का जो परमाणु था, हमारा एक ऑक्सीजन का जो परमाणु था, जिसमें से एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे थे? अयुग्मित अवस्था में थे। और ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होना चाहिए। अब आप आइए अनुचुंबकीय पदार्थ पर। ये है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में ये बहुत सारे परमाणु हैं। हर एक परमाणु का एक नेट चुंबकीय आघूर्ण है कि नहीं? किसके कारण से? इन 2 इलेक्ट्रॉनों के कारण से, इन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण से। हर परमाणु का अपना क्या है? एक नेट चुंबकीय आघूर्ण है। किंतु
बाहरी क्षेत्र की अनुपस्थिति में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या होता है? ये जो परमाणु था, इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा ऐसी है मान लो, दूसरा जो चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा ऐसी है, तीसरे परमाणु के कारण चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऐसी है। हर परमाणु का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो सब कैसे होते हैं? डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी कि बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चूंकि प्रत्येक परमाणु के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णों की दिशा कैसी है? भिन्न भिन्न है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा जो पदार्थ है, पूरा जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वह कितना होता है? 0 होता है। अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ है चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन करेगा क्या? चुंबकीय गुणों का प्रदर्शन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, बाहर इस अनुचुंबकीय पदार्थ को अलग से बनाने, अनुचुंबकीय पदार्थ को कहां रखें? बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाकर रखते हैं। जब बाहरी चुंबकीय बी की उपस्थिति बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में यानी कि बी में रखते हैं, मान लीजिए हम इस परमाणु की कल्पना करें, ये परमाणु है, इसको हमने कहां रखा है? इसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? ऐसे है, ठीक है। तो इस बी के कारण से इस पर क्या लगना चाहिए? एक बलयुग्म लगना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। और इस बलयुग्म के प्रभाव से ये जो चुंबकीय आघूर्ण है जिसका डायरेक्शन अभी कुछ इस डायरेक्शन में था, वो क्या होगा? घूम करके इस फोर्स के कारण से, इस टार्क के कारण से, बलाघूर्ण के कारण से ये क्या होगा? क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे बी को मान को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये क्या होगा? घूमेगा। किस डायरेक्शन में घूमेगा? बी के डायरेक्शन में घूमेगा, राइट। तो ऐसे ही सारे के सारे जो परमाणु हैं, सारे के सारे जो अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु हैं, वे सब के सब बी की उपस्थिति में सब के सब क्षेत्र बी की दिशा में क्या होने लगते हैं? संरेखित होने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है, बी की उपस्थिति में एक स्थिति ऐसी आती है कि सारे के सारे जो परमाणु चुंबक हैं वो सब क्या हो जाते हैं? क्षेत्र की दिशा में एडजस्ट हो जाते हैं, समंजित हो जाते हैं। और इस स्थिति में जो इनका जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 नहीं होता। पहले कितना था नेट चुंबकीय आघूर्ण? पहले नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना था? 0 था। और नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है, बल्कि क्षेत्र की दिशा में क्या दर्शा रहे हैं? कुछ चुंबकीय आघूर्ण का प्रदर्शन कर रहे हैं, अर्थात चुंबकीय गुणों के व्यवहार को वो दर्शा रहे हैं। तो इसलिए तो हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में क्षण चुंबकत्व को दर्शाते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी? अनुचुंबकीय पदार्थ की। अब हम देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मॉडल क्या होना चाहिए। ओके, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। यहाँ पर हम आपसे स्पेशली कहना चाहेंगे कि ऐसे पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? सम। और सम का मतलब होता है सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, अभी हमने समझाया था आप लोगों को, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं? युग्मित अवस्था में। जितने भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनके जो परमाणु हैं उन परमाणुओं में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसी अवस्था में होंगे? युग्मित अवस्था में होंगे। और जब युग्मित अवस्था में होंगे तो जैसे मान लो हर युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, राइट। तो इनके जो चक्रण है, अभी हमने बताया था, इनके जो चक्रण है वो सब कैसे होते हैं? परस्पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। एक का चक्रण यदि
क्लॉकवाइज है तो दूसरे का चक्रण कैसे होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। और जब एंटी क्लॉक एक का चक्रण क्लॉकवाइज है, इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट है, सपोज कि कितना है, चुंबकीय आघूर्ण है कितना है m1, दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण कितना है m2, तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 के बराबर होगा, राइट। और दोनों मान आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसे होगा, नेगेटिव होगा। दोनों चूंकि बराबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कारण से है, तो m की वैल्यू कितनी कहलाएगी, 0 कहलाएगी। तो प्रत्येक युग्म का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वहां कितना होता है, 0 होता है। जब हर युग्म का ही चुंबकीय आघूर्ण 0 है और वहां तो बहुत सारे युग्म हैं, तो पूरे पदार्थ का ही चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। जब हर युग्म का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 0 है, तो पूरे पदार्थ का ही चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन ये तो बात हो गई किस परिस्थिति में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति। लेकिन जब हम पदार्थ को कहां रखते हैं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं। ध्यान रखिए, जब हम पदार्थ को कहां रखते हैं, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं, यानी कि हमने इस पार्ट को कहां रख दिया, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मंदित होगा, यानी उसका वेग कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा यानी कि उसका वेग बढ़ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन मंदित हो जाएगा, यानी कि उसका वेग कम हो जाएगा। अब प्रश्न है कौन सा इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन मंदित होगा। ध्यान से सुनिए, वह इलेक्ट्रॉन जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, वह इलेक्ट्रॉन जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, वह इलेक्ट्रॉन मंदित हो जाता है, तथा वह इलेक्ट्रॉन जिसके कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, वह त्वरित हो जाता है। और इस प्रकार से वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है वो शून्य नहीं हो पाता, बल्कि उनका अपना एक नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है। और किस डायरेक्शन में होता है, लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण की विपरीत दिशा में होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिन्हें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, क्षण चुंबकत्व धारण करते हैं। वेरी सिंपल। ये तो बात हो गई प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अब हम देखते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ के बारे में। लोह चुंबकीय पदार्थ डेफिनेशन सबको मालूम है। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिन्हें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी प्रबल चुंबकत्व को दर्शाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ उदाहरण तो आपको मालूम ही है, लोहा, खासतौर से विभिन्न पदार्थों में कौन से पदार्थ हैं, लोहा, कोबाल्ट और निकेल। लोहा, कोबाल्ट और निकेल ये पदार्थ हैं जो कि लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ में कुछ खासियत होती है। वो खासियत यह होती है कि जितने भी लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सारे के सारे जो परमाणु हैं वो सब के सब एक ही दिशा में संरक्षित हैं। इसको भी आप देख सकते हैं। इस क्षेत्र में सारे के सारे परमाणु कैसे हैं, एक ही दिशा में संरक्षित है। इस क्षेत्र में देखिएगा सारे के सारे परमाणु एक ही दिशा में संरक्षित है। ठीक है, अगर हम इस भाग को काटकर अलग कर दें,
इस भागों को काटकर हम क्या कर दें, यहां से अलग कर दें। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये भाग एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोह चुंबकीय पदार्थ में बहुत सारे छोटे छोटे भाग ऐसे हैं जो पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इन भागों को हम लोग कहते हैं डोमेन या प्रांत। स्पष्ट है, प्रत्येक डोमेन या प्रत्येक प्रांत एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पदार्थ, इसके कारण से नेट चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कैसी है, ऐसे। इसके कारण से नेट चुंबकीय आघूर्ण ऐसे। सबके नेट चुंबकीय आघूर्ण की दिशाएं कैसी है, परस्पर अब अलग अलग डायरेक्शन में। तो जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होगा वह कितना हो जाएगा, वह 0 होगा। और यह है बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। समझ में आ गया? हर डोमेन का जो चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन कैसा है, देखो इसका ऐसा है, इसका ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। तो डायरेक्शन चुंबकीय कैसा है, भिन्न भिन्न है। तो नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। ध्यान रखें, अभी हमने कोई यहां से बाहर से चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया है। बाह्य क्षेत्र की कैसी है, अनुपस्थिति है। लेकिन जैसे ही हम क्या करें, जैसे ही हम इस लोह चुंबकीय पदार्थ को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखें, जैसे ही हम इस लोह चुंबकीय पदार्थ को कहां रखते हैं, बाहरी क्षेत्र की उपस्थिति। अब यहां पर बी की उपस्थिति में चर्चा करें। बी की उपस्थिति में क्या होगा, मान लीजिए ये बी की दिशा है। तो अभी आप देख रहे हैं बी की दिशा में कौन सा डोमेन काम कर रहा है, ये वाला डोमेन। नाम दे दें, मान लो 1 2 3 4। तो डोमेन 2 को देखो, ये जो डोमेन 2 है, डोमेन 2 है, उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उसकी दिशा कैसी है, लगाए गए बी की दिशा में, है ना। और जो बाकी भाग है उनको देखो, कोई ऐसा है तो कोई ऐसे है, सब अलग अलग डायरेक्शन में। तो जैसे ही हमने बी लगाया तो ये वाला जो भाग है वो क्या होता जाता है, उसका जो साइज है, उसका जो आकार है, देखिए ये जो डोमेन आप देख रहे हैं, इस डोमेन के कारण चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन कैसा है, बी की दिशा में है। जैसे ही आप बी का मान बढ़ाएंगे तो ये जो दायरा है, ये वाला जो दायरा है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। इसका आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। और बी को बढ़ाएंगे तो ये आकार और बढ़ जाएगा, और बी के मान को बढ़ाएंगे तो ये आकार और बढ़ जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे बी के मान को आप बढ़ाते जाते हैं, ये आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पता चला कि पूरे के पूरे पदार्थ में, संपूर्ण पदार्थ में सारे के सारे जो परमाणु चुंबक थे वो सब क्या हो चुके हैं, एक ही दिशा में संरेखित हो चुके हैं। और हम कहेंगे यह जो पदार्थ था वो क्या बन गया, चुंबक बन चुका। ठीक, तो ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ को हम लोगों ने क्या नाम दिया, लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें बाह्य निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी क्या करता है, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, बाह्य क्षेत्र की दिशा, बाह्य क्षेत्र की दिशा, ये है बाह्य क्षेत्र की दिशा। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही ये पदार्थ ने क्या किया, प्रबल चुंबकत्व को दर्शाया। राइट, तो ये है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर भी क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व को दर्शाते हैं, प्रबल चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाते हैं। ध्यान रखें, यह उसकी कौन सी सिचुएशन है, यह उसकी सैचुरेशन की अवस्था है, संतृप्तता की अवस्था है। यह उसकी कौन सी अवस्था है, संतृप्तता की अवस्था कहलाती है। इसके बाद आप बी के मान को कितना ही बढ़ाएं, आप देखेंगे कि सारे के सारे जो परमाणु हैं वो तो पहले से अलाइन हो चुके हैं, पहले से ही क्या हो चुके हैं, संरेखित अवस्था में है।
तो अर्थात उनका जो चुंबकीय आघूर्ण अब नहीं बढ़ने वाला है, इसलिए हमने इसको कौन सी स्थिति कही, इसलिए हमने इसको सैचुरेशन की स्थिति, संतृप्तता की अवस्था हमने इसका नाम दिया। समझ में आ गया? इस तरह से हमने देखा पदार्थों के चुंबकीय व्यवहार। कितने व्यवहार देखे हम लोगों ने? 3 व्यवहार, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लोह चुंबकी। उनके गुणों के बारे में आप जानिएगा और उनका जो परमाणु मॉडल क्या है उसके आधार पर भी उनकी व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा आप लोग, है ना? वो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? इनमें कोई 5 अंतर लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों से आप क्या समझते हैं, है ना? इनके छोटे क्वेश्चन के रूप में उदाहरण सहित समझाइए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण तो मैंने आप लोगों को बताए थे। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया था। एल्युमिनियम है, प्लेटिनम है, ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में बढ़िया उदाहरण याद रखिए, सोना चांदी, है ना? सोना चांदी, जल, बिस्मिथ, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ है, मैंने नाम बताया आप लोगों को, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सब जो है कौन से पदार्थ कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो आज का लेक्चर शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिजिक्स का यह पार्ट। ठीक है।